वेलकम टू SAG डिजिटल। आज हम इस वीडियो में IIT मेन 23 जनवरी 2025 शिफ्ट 1 का पेपर क्वेश्चन 11 से लेकर 20 तक डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 11 क्या है। लेट R इक्वल टू 1 2 2 3 3 3 बी रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 देन द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नीडेड to be added in R so that R become an equivalence relation। यानी हमारे पास एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 और हमारे पास रिलेशन दिए हुए हैं कुछ एलिमेंट्स 1 2 2 3 3 3। अब इसमें हम क्या एलिमेंट इसमें सेट ए से लेकर के ऐड करें ताकि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस हो जाएगा। अब देखें पहले इक्विवेलेंस सेट क्या होता है। तो इक्विवेलेंस सेट के लिए उसको पहले ए सेट विच इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिकल एंड ट्रांजिटिव, तभी हम बोलेंगे वो इक्विवेलेंस होगा। तो देखें फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन हमको दिखाना पड़ेगा कि वो पहले रिफ्लेक्सिव होगा। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हमको दिखाना पड़ेगा कि भाई कोई भी एलिमेंट ए और ए दोनों एलिमेंट उस आर के एलिमेंट होंगे सेट में, ए और ए दोनों प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन के लिए यदि ए और बी आर के एलिमेंट हैं तो रिवर्स फॉर्म इसका बी ए बी उस आर में प्रेजेंट होना पड़ेगा, तभी ये सेट जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। और ट्रांजिटिव के लिए यदि ए बी आर के एलिमेंट है और यदि बी सी भी आर के एलिमेंट है तो ये बी एलिमेंट होकर के हमें दिखाना पड़ेगा कि ए सी भी यदि आर के एलिमेंट हो जाएंगे तो ये सेट जो होगा वो ट्रांजिटिव होगा। और जब कोई सेट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होंगे तभी वो इक्विवेलेंस होगा। तो देखें हमारे पास जो रिलेशन दिए गए हैं उसमें दिए गए हैं 1 2 2 3 और 3 3। तो देखें इसमें हम क्या क्या एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो यदि हम एक सेट R को बनाएं तो अब यदि ये 1 1 यदि यहाँ पे ए 1 2 3 4 है तो इसके एलिमेंट क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए इसमें। एक तो 1 1 आएगा रिफ्लेक्सिव के लिए, पहले हम देखें 2 2 होगा, 3 3 होगा और ये 4 4 होंगे। ये सभी एलिमेंट तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा ये, तभी हम क्या बोलेंगे वो कि वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब देखें अब हमारे पास इसी R में हमको ऐड करना है। तो यहाँ पे 1 2 है तो 1 2 है तो इसका रिवर्स फॉर्म 2 1 भी प्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी हम बोलेंगे सिमेट्रिकल होगा। यहाँ पे 2 3 है तो इसका रिवर्स फॉर्म 3 2 भी हमें इसमें अरेंज करना पड़ेगा, तभी हम बोलेंगे वो सिमेट्रिकल होगा। और 3 3 का रेसिप्रोकल 3 3 होता है, यानी 2 1 हो गया और ये 3 2 हो गया, ये एलिमेंट और ऐड हो गए। अब यहाँ देखें हम ट्रांजिटिव के लिए देखें यदि तो यहाँ पे 1 1 2। अब यहाँ पे प्रेजेंट कौन कौन से एलिमेंट हैं। एक एलिमेंट 1 2 है और एक एलिमेंट 2 3 है। तो देखें यदि हम 1 2 और 2 3 को एलिमिनेट करें तो ये 1 3 प्रेजेंट होना पड़ेगा तभी वो ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पे देखो 1 2 भी है और यहाँ पे 1 2 ऑलरेडी पहले से है और 2 3 भी यहाँ पे पहले से है। तो यदि हम यहाँ पे 2 2 को एलिमिनेट करें तो 1 3 आएगा, तो यहाँ पे 1 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो यदि 1 3 है तो इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में ये 3 1 भी यहाँ पे होगा, तभी ये कंप्लीट सेट होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या एलिमेंट हम ऐड किए हैं। तो पहले से प्रेजेंट कौन कौन सा था। 1 2 था पहले से प्रेजेंट, यहाँ पे 1 2 पहले से प्रेजेंट था, 2 3 था और यहाँ पे 3 3 था। तो हम जो नए एलिमेंट ऐड किए हैं वो क्या क्या किए हैं। 1 1 2 2 4 4 2 1 3 2 1 3 और 3 1। तो देखिए इसमें कितने एलिमेंट ऐड करें। 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल 7 एलिमेंट इसमें हम जो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स
टोटल 7 एलिमेंट इसमें हम ऐड करेंगे, तभी ये जो सेट आर जो गिवन सेट है ये इक्वलेंस हो पाएगा। तो इसमें जो आंसर है 11th का वो आएगा 7 यानी 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर DAUGSTER सो दैट ऑल द वोवेल्स नेवर कम टुगेदर। यानी हमें जो वर्ड दिया हुआ है डॉटर, उसमें ऐसे हमको अरेंजमेंट करना है कि ऑल दी वोवेल्स नेवर कम टुगेदर। तो पहले हम क्या करते हैं, देखें इसमें जो टोटल आपके पास यहाँ पे डॉटर है, इसमें टोटल जो वर्ड्स हैं, देखें इसमें टोटल वर्ड्स कितने दिए हैं, टोटल वर्ड्स इक्वल टू यहाँ पे 8 हैं। तो इनका जो अरेंजमेंट हुआ वो हो गया 8 फैक्टोरियल टोटल वर्ड्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल्स। और इसमें जो वोवेल्स हैं वो AUE 3 वोवेल्स हैं। तो यदि यहाँ पे हम टोटल वर्ड्स इन विच वोवेल्स आर टुगेदर, यदि हम सभी वोवेल्स को एक साथ अरेंज कर दें तो इसका अरेंजमेंट क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो A U और E है इसको हम एक साथ इसको 1 ट्रीट करेंगे, और बाकी रेस्ट ऑफ जो लेटर हैं D G H T और ये R, तो टोटल इसका जो अरेंजमेंट होगा, देखें इसको हम 1 ट्रीट कर लिए 1, ये 2 3 4 5 और 6, मतलब इसका अरेंजमेंट हो जाएगा ये इक्वल टू होगा फैक्टोरियल 6। लेकिन जो AUE है ये आपस में भी चेंज हो सकते हैं, ये इसका अरेंजमेंट आपस में होगा फैक्टोरियल 3 से होगा। तो ये फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 हो गया जब सभी वोवेल्स को हमने एक साथ कर दिया। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑल दी वोवेल्स नेवर कम टुगेदर। तो इसके लिए हम क्या करें कि वर्ड्स इन विच ऑल वोवेल्स आर नॉट टुगेदर, तो क्या करें टोटल से हम टुगेदर वाले वर्ड्स को माइनस कर दें। तो ये इक्वल टू हो जाएगा टोटल माइनस वोवेल्स कम्स टुगेदर। तो ये टोटल कितना था, ये टोटल था फैक्टोरियल 8 और माइनस फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 36,000। तो इसका जो आंसर है ये आंसर हो जाएगा इसका 36,000 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर थर्ड होगा 36,000। क्वेश्चन नंबर 13, लेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR विद वर्टेक्स P 5 4 Q -2 4 and RAB be 35 square units if its orthocenter and centroid are, orthocenter दिया 2/14/5 and centroid CD respectively, then C + 2D is equal to। यानी यहाँ पे आपके पास एक एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दिया है और इसका सेंट्रॉइड CD हो, CD यहाँ नॉन है। इसका मतलब हमें पहले PQR, ये R नॉन है, R के कोऑर्डिनेट A और B निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहले फिगर बनाते हैं। तो फिगर में यहाँ पे देखें, यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायंगल PQR। देखें यहाँ पे ये ट्रायंगल बन गया PQR। ये P, ये पॉइंट कितना दिया है 5 और 4, और ये मानते हैं Q दिया हुआ है -2 और 4, और ये R है अननोन A और B। अब इसमें देखें पहले दिया हुआ है इसका ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर होता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द एल्टीट्यूड्स, यानी तो ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा M, ये परपेंडिकुलर, और यहाँ से परपेंडिकुलर हम ले लें N। तो दोनों एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये दिया हुआ है ऑर्थोसेंटर O, और ये दिया हुआ है 2 और 14/5। तो हमें जो है ये हमें निकालना है AB, यानी थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे निकालना है।
तो देखें ज़रा पहले कैसे इसको करें। तो उसके लिए हम ए बी निकालने के लिए हम पहले इक्वेशन ऑफ क्यू आर निकाल लें और इक्वेशन ऑफ पी आर निकाल लें। तो ये क्यू आर और जो पी आर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर है वो ए बी मिल जाएगा। तो उसके लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ क्यू आर। तो क्यू आर के लिए हम इक्वेशन ऑफ पहले पी एम निकालें, इसके परपेंडिकुलर है, पासिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो पहले हम निकालते हैं स्लोप ऑफ पी एम, क्योंकि यहाँ पे देखें फिगर में देखें कि पी एम दैट इज़ परपेंडिकुलर। पी एम को हम बोल सकते हैं पी ओ, क्योंकि पी एम पी ओ एक ही है, तीनों कोलिनियर हैं। तो पी एम का मतलब हो गया ये पी ओ दैट इज़ परपेंडिकुलर टू क्यू आर। तो हम पहले स्लोप ऑफ पी ओ निकाल लें। स्लोप ऑफ पी ओ कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो स्लोप ऑफ पी ओ इक्वल टू ये हो जाएगा y2 माइनस y1, मतलब ओ पी का स्लोप निकाल लें। तो ये हो जाएगा 14/5 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 5। तो ये इक्वल टू हो गया, इक्वल टू आ गया, ये 2/5 आ गया। तो स्लोप ऑफ क्यू आर इसके परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा -5/2। तो हम निकाल लें इक्वेशन ऑफ क्यू आर निकाल लें। तो इक्वेशन ऑफ क्यू आर मतलब पासिंग पॉइंट इसमें हो जाएगा क्यू। तो क्यू आर का पासिंग पॉइंट हो जाएगा क्यू। क्यू है -2 और 4। तो लगा दें 1 पॉइंट फार्मूला। तो ये हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा इसका y-4 इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर, यानी ये हो जाएगा -5/2 इंटू x प्लस 2। इसको सॉल्व कर लें तो ये हो गया 2y माइनस 8 इक्वल टू 5 माइनस 5x माइनस 10। तो पूरा इक्वेशन हो गया ये 5x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये मिल गया इक्वेशन ऑफ क्यू आर मिल गया। इसको मान लें इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। अब ये हम अप्लाई करते हैं क्यू एन में। तो यहाँ पे देखते हैं कि ओ क्यू जो है, ओ क्यू मतलब बोल सकते हैं ओ एन दैट इज़ परपेंडिकुलर टू पी आर। तो पहले हम स्लोप ऑफ निकाल लेते हैं ओ क्यू। तो स्लोप ऑफ ओ क्यू हो जाएगा, स्लोप ऑफ ओ क्यू इक्वल टू 14/5 प्लस 2 नहीं -4 y2 माइनस y1 होगा, ये होगा -4 अपॉन 2 और प्लस 2। तो ये हो जाएगा इक्वल टू -3/10। अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ पी आर इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ पी आर इक्वल टू हो जाएगा ये 10/3। तो यहाँ निकाल लें इक्वेशन ऑफ निकाल लें ये पी आर। तो इसका इक्वेशन ऑफ पी आर, तो इसका जो पासिंग पॉइंट है वो पी है। तो इसका जो पासिंग पॉइंट पी, ये ले लें हम 5 और 4। तो ये हो जाएगा y-4 इक्वल टू 10/3 इंटू x माइनस 5। तो यहाँ मिल जाएगा 3y माइनस 12 इक्वल टू 10x माइनस 50। तो ये हो जाएगा 10x प्लस 3y माइनस 38 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यदि हम 1 और 2 को सॉल्व कर लें फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा पॉइंट R, और ये मिल जा रहा है आपका 2 और -6, और यही दिया है A और B, ये पॉइंट A और B। इसका मतलब यहाँ पे A इक्वल टू हो गया 2 और B हो गया -6। अब हमें निकालना है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड दिया हुआ है CD। अब तीनों कोऑर्डिनेट हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए। तीनों कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया P जो है वो मिला 5 4, Q जो था ये था -2 और 4, और जो RAB हम निकाला ये पॉइंट हो गया 2 और -6।
तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड बोल रहा है, सेंट्रॉइड सी, दैट इज सी और डी। तो सी इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और डी इक्वल टू हो जाएगा ये y1 प्लस y2 माइनस y3 बाय 3। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू ये इक्वल टू आएगा 5/3 सी इक्वल टू और डी इक्वल टू हो जाएगा 2/3। और क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा है c प्लस 2d निकालना है। तो c प्लस 2d इक्वल टू 5/3 और प्लस हो गया ये 2 इंटू 2/3 यानी हो गया 5 प्लस 4/3 यानी 9/3 मतलब आया 3। तो इसका जो आंसर है ये आंसर 3 हो जाएगा। तो 13 का आंसर 3 मतलब 2, 13 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन 14, if π/2 less than equal to x less than equal to 3π/4 then cos inverse 12/13 cos x प्लस 5/13 sin x इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ cos इनवर्स, तो हमें यहाँ पे हम इनसाइड cos बना लें। तो cos बनाने के लिए हमको यहाँ पे फार्मूला cos a प्लस बी का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। या तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कि लेट 12/13 को मान लेते हैं cos थीटा, क्योंकि cos a प्लस बी या a माइनस बी के फार्मूला में cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस sin a sin b और cos a माइनस बी होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो यहाँ पे यदि हम इसको cos मानेंगे तो ऑटोमेटिकली जो 5/13 पैसे में अप्लाई करेंगे तो 5/13 इक्वल टू हो जाएगा ये sin थीटा। तो cos और sin मिल गया, तो cos और sin मिला तो यहाँ से हम निकाल देते हैं tan। तो tan थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 5/12। यहाँ से tan मिल गया। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करें तो ये मिल जाएगा cos इनवर्स cos थीटा cos x प्लस sin थीटा और sin x और ये फार्मूला मिल गया cos a माइनस बी का, यानी ये हो गया cos इनवर्स cos x माइनस थीटा। अब देखें यहाँ पे जो x दिया है ये लाई कर रहा है -π/2 से 3π/4 के बीच में। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो cos इनवर्स cos का ग्राफ हमारे पास है। cos इनवर्स cos का ग्राफ कैसा बनता है ये चीज़ और देख लें यहाँ पे तो ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास हो गया 0 ओरिजिन पॉइंट, तो ये हो जाता है आपका, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ बनता है y इक्वल टू cos इनवर्स cos x का। तो y इक्वल टू cos इनवर्स cos x जो है वो 0 से पाई में ये हो जाता है x और पाई से 2 पाई में ये वैल्यू हो जाती है 2 पाई माइनस x। लेकिन हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो x गिवन है π/2 से लेकर के 3π/4 तक, यानी यहाँ पे कहीं ये π/2 होगा और यहाँ पे कहीं ये 3π/4 होगा। तो इसके बीच में जो वैल्यू है वो x ही होगी, यानी y इक्वल टू cos इनवर्स cos x ये इक्वल टू यहाँ पे x होगा जब ये 0 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू पाई हो, और ये 2 पाई माइनस x हो जाएगा जब ये पाई लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू पाई हो। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा ये x माइनस थीटा, क्योंकि x माइनस थीटा जो है ये बिलोंग्स यहाँ पे ये कर रहा है, दिया हुआ है π/2 से 3π/4 के बीच में। तो यानी यहाँ पे आंसर आएगा ये x माइनस थीटा, और थीटा को हम लिख सकते हैं x माइनस, क्योंकि tan थीटा इक्वल हमने निकाला हुआ 5/12, तो यहाँ से थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 5/12। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 5/12। तो ये इसका आंसर होगा भाई। देखें x माइनस tan इनवर्स 5/12,
तो ये इसका आंसर दिया है 2 में, तो 14 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन 15, द वैल्यू ऑफ साइन 70 डिग्री कॉट 10 डिग्री कॉट 70 डिग्री -1। पहले हम कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें, तो हो जाएगा साइन 70 डिग्री, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस 10 अपॉन साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री अपॉन साइन 70 डिग्री -1। अब इसका एलसीएम ले लें, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा ये साइन 70 डिग्री, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन 10 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, तो ये जाएगा कॉस 10 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री और साइन 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 70 डिग्री साइन 10 डिग्री साइन 70 डिग्री। तो देखें फार्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और ये फार्मूला हो गया कॉस 10 प्लस 17 मतलब कॉस 80 डिग्री। अब यहाँ देखें भाई, तो साइन 70 और साइन 70 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया कॉस 80 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री, और दोनों कॉम्प्लीमेंटली हैं क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस 80 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा साइन 10 डिग्री, तो ये हो जाएगा इक्वल टू साइन 10 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री दैट इज़ 1। तो इसका जो आंसर है, आंसर आएगा इसका 1 आएगा। देखें क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 1 मतलब 1 ही आया। क्वेश्चन नंबर 16, marks obtained by all the students of class 12th are presented in a frequency distribution with classes of equal width. Let the median of this group data be 14 with median class interval is 12 to 18 and median class frequency is 12. If the number of students whose marks are less than 12 is 18, then the total number of student is, यानी यहाँ पे मीडियन पूछा है और ये आपके पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो देखिए पहले मीडियन का फार्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू होता है, इसका फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F और इंटू H, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ देखें कि L क्या है, n/2 क्या है, C क्या है, F क्या है। तो यहाँ पे जो L है, ये L होता है लोअर लिमिट, एक इंटरवल दिया रहता है इसमें, ये लोअर लिमिट होता है। N जो है कैपिटल N, ये होता है टोटल फ्रिक्वेंसी, टोटल फ्रिक्वेंसी। H जो होता है इसको बोलते हैं विड्थ ऑफ मीडियन क्लास, जो इंटरवल होता है मीडियन क्लास का उसका ये विड्थ होता है मीडियन क्लास। C को बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रोसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास। और जो F है स्मॉल f, ये होता है मीडियन क्लास फ्रिक्वेंसी, मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी। तो हम ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं, क्या फार्मूला है, मीडियन यानी MD को मीडियन बोलते हैं, इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस C अपॉन स्मॉल f इंटू H। तो इस क्वेश्चन में हम देखें कि लोअर लिमिट, तो यहाँ देखें लिमिट क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले
ग्रुप डाटा ऑफ द मीडियन दिया हुआ है 14, यानी जो मीडियन है MD इक्वल टू ये दिया हुआ है 14। फिर देखें कि L मतलब लोअर लिमिट, तो लोअर जो इंटरवल दिया हुआ क्लास इंटरवल, मीडियन क्लास इंटरवल ये दिया है 12 to 18, तो 12 to 18 मतलब ये 12 जो हुआ ये हो गया L इक्वल टू हो गया 12, और ये 12 to 18 का जो विथ है, जो डिफरेंस वो दिया 6, मतलब H इक्वल टू हो गया ये H इक्वल टू 6 हो गया। अब देखें और क्या है फिर इसके बाद यहाँ पे दिया एंड द मीडियम क्लास फ्रिक्वेंसी। देखिए मीडियम क्लास फ्रिक्वेंसी दिया है 12, तो मीडियम क्लास फ्रिक्वेंसी इसका मतलब ये हो गया आपका F हो गया, F इक्वल टू हो गया ये 12। और अब देखें क्या पता C क्या दिया हुआ है, इफ़ दी नंबर ऑफ स्टूडेंट बुज मार्क्स आर लेस देन 12 इज 18। ये जो प्रोसीडिंग वाला नंबर दिया हुआ है ये टर्म पूछ रहा है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रोसीडिंग ऑफ द मीडियम क्लास दैट इज 18। तो यहाँ पे C जो है C इक्वल टू हो गया 18। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, हमें यहाँ पे N निकालना है, ये जो N है ये हमें यहाँ पे N निकालना है। तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दें फार्मूले में। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या है MD, तो ये दिया हुआ 14 इक्वल टू L मतलब हो गया 12 प्लस N/2 माइनस 18 बाय F दिया हुआ है 12 और इंटू H मतलब H हो गया है यहाँ पे H दिया हुआ है इंटू 6। इसको सॉल्व कर लें तो ये 12 ये हो गया 14 माइनस 12 इक्वल टू यहाँ पे आ गया ये 1 टाइम, ये टाइम 2 हो गया, तो यहाँ हो गया N/2 माइनस 18/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 14 माइनस 2 हो जाएगा 2 2 जा 4 हो गया, 4 प्लस 18 इक्वल टू ये आ गया N/2, तो ये हो गया यहाँ पे 22 इक्वल टू N/2, और यहाँ पे जो N आएगा N इक्वल टू आ गया 44। तो टोटल जो नंबर होंगे यहाँ पे N इक्वल कितना होगा 44। तो यहाँ पे पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी N पूछा है, तो कितना होगा ये 44 होगा। तो 16 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 17, लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टाइसेस A B C ऑफ द टेट्राहेड्रन ABCDB I + 2j + k I + 3j - 2k and 2i + j - k respectively. The altitude from the vertex D to the opposite face ABC meets the median line segment through A of the triangle ABC at the point E. If the length of AD is √110/3 and the volume of tetrahedron is √805/6√2, then the position vector of E हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो टेट्राहेड्रन दिया है जिसके वर्टेक्स ABC हैं, तो हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ AI + 2j + k, पोजीशन वेक्टर ऑफ OB इक्वल टू I + 3j - 2k एंड OC इक्वल टू 2i + j - k। अब यहाँ पे दिया हुआ है दी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, ये दिया है √805/6√2। तो जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होता है ये होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी बेस उसका, और इंटू होती है हाइट। तो पहले हम एरिया ऑफ बेस इसका देखें। तो एरिया ऑफ बेस के लिए देखें इसका फिगर पहले बनाने की कोशिश करते हैं, फिगर क्या बन रहा है। यहाँ दिया है टेट्राहेड्रन ABCD, इसमें एक यहाँ पे दिया हुआ है कि उसका D के उसका जो एल्टीट्यूड फ्रॉम दी वर्टेक्स D टू दी अपोजिट वर्टेक्स ABC। तो एक टेट्राहेड्रन बनाते हैं, इसमें बेस बनाते हैं ABC। देखिए यहाँ पे तो ये हमने बना रहा है, इसका एक बेस दिखा दे रहे हैं आपको, क्योंकि ये 3D है, हम 2D बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ये तो है यहाँ पे D, और ये आपके पास एक फेस यहाँ पे जो दिया हुआ है फेस, ये फेस दिया हुआ है ABC। तो ये फेस दिखा रहे हैं A, B और C, और इसके वर्टेक्स दिए हैं, ये दिए हैं 1 2 और 1। B दिया हुआ है 2 1 और -1, और C, और इसको हम B मान लेते हैं क्योंकि, और यहाँ पे मान लेते हैं इसको C, इसको मान लेते हैं C मान लेते हैं इसको।
तो ये दिया हुआ है 2, 1 और -1 सी है, और बी है यहाँ पे 1, 3 एंड -2। अब देखें ज़रा, अब क्या बोलना चाह रहा है ये। अब यहाँ पे बोल रहा है कि द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स डी टू द अपोजिट फेस ए बी सी मीट द मीडियन लाइन थ्रू सेगमेंट थ्रू ए ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। मतलब यहाँ से एक मीडियन बोल रहा है ए से, तो ए से हम मीडियन बनाएंगे, तो ये मीडियन हो गया। मान लो ये पॉइंट एफ हो गया, तो एफ जो होगा वो बी और सी का मिड पॉइंट होगा। तो ए एफ यहाँ पे क्या है, ए एफ मीडियन है। तो यहाँ लिखते हैं हम ए एफ इज मीडियन ऑफ फेस, कौन सा फेस, ट्रायंगल ए बी सी का। तो ये जब मीडियन है, इसका मतलब जो एफ है, एफ ये जो एफ है ये बी और सी का मिड पॉइंट हो जाएगा, दोनों लेंथ इक्वल हो जाएगी। यहाँ से डिस्टेंस मीडियन जो होता है अपोजिट वर्टेक्स से इसको मिड पॉइंट में टच कट करता है, तो एफ जो होगा वो बी और सी का मिड पॉइंट होगा। तो एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी और सी। तो इसका मिड पॉइंट निकाल लें तो क्या हो जाएगा, ये 2 + 1 3 यानी हो जाएगा 3/2, और 3 + 1 4/2 मतलब 2, और -2 - 1/3 यानी हो जाएगा -3/2। तो एफ के जो कोऑर्डिनेट हो गए, एफ के कोऑर्डिनेट ये हो गए 3/2, 2 और -3/2, ये एफ के कोऑर्डिनेट्स हो गए। और लेंथ ऑफ, और क्या दिया है देखें इसमें, और दिया लेंथ ऑफ ए डी, यानी जो ए डी है ये ए डी की लेंथ दिया हुआ है, ये लेंथ दिया हुआ है √110/3। और यहाँ से क्या बोल रहा है, द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स डी टू द अपोजिट फेस ए बी सी मीट द मीडियन लाइन सेगमेंट थ्रू ए और ट्रायंगल ए बी सी एट पॉइंट ई। यानी यहाँ से जो है, यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रा हो रहा है, और ये मीट कर रहा है मीडियन में। कहाँ पे मीट कर रहा है, ये मीट कर रहा है ई पे मीट कर रहा है। ये इसके 90 डिग्री है, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो अब देखें, पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पास दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो पहले हम क्या करें, इसका जो बेस दिया हुआ वो दिया ट्रायंगल ए बी सी। तो हम पहले इस ट्रायंगल ए बी सी के एरिया निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो यदि हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/2, और 2 कंजुगेटिव साइड ले लें, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। तो पहले हम वेक्टर ए बी निकाल लें। तो वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी हो जाएगा इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी करेंगे तो i + 3j - 2k माइनस i - 2j - k। तो ये हो जाएगा आपका i + 3j - 2k माइनस i + 2j + k। तो यहाँ पे जो वेक्टर आपके पास जो ए बी हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर इसका हो जाएगा j - 3k। एक तो ये आ गया। बिल्कुल सिमिलर हम निकाल लें ए सी का। तो जो ए सी हो जाएगा ओ सी माइनस ओ ए। तो डायरेक्ट हम इसमें से, आपके पास सी और ए दोनों के पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो ये हो जाएगा i - j - 2k। तो ये मिल गया। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/2, और अब इसका पोजीशन, इसका हम निकालना है, इसका वेक्टर प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा इसका। तो ये हो जाएगा i j k 0 1 -3 1 -1 -2। तो ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका मॉड निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ, यहाँ मिल जाएगा -5i -3j और -k। और इसका हम एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा a इक्वल टू, ये मिल जाएगा 1/2 और √25 + 9 + 1, यानी
यानी हो जाएगा ये √35। तो यहाँ से जो एरिया मिल जाएगा, एरिया इक्वल टू √35/2, ये एरिया मिल गया। अब देखें एरिया ऑफ टेट्राहेड्रन लगा दें, तो एरिया ऑफ टेट्राहेड्रन जो है ये होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, यानी बेस यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल ABC है एरिया, और इंटू हाइट है। और ये एरिया ऑफ टेट्राहेड्रन कितना दिया है, ये दिया है √805/6√2। तो √805/6√2 इक्वल टू 1/2 इंटू एरिया ऑफ बेस ट्रायंगल आया हुआ है √35/2 और इंटू हो गया ये हाइट h। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें h इक्वल टू मिल जाएगा √23/2। और जो हाइट यहाँ पे है वो क्या है, एक्चुअली जो हाइट है वो क्या है, DE है, यही हाइट है। ये कितना मिला है, ये मिला है √23/2, ये मिली हाइट। तो ये हाइट मिल गई। जब ये हाइट मिल गई तो देखें यहाँ पे 90 डिग्री है, तो हमारे पास, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ इन ट्रायंगल AED क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा AD² इक्वल टू DE² प्लस AE²। देखिए यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ADE ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला, इसमें हम लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। आपके पास AD मालूम है और DE मालूम है, तो हम यहाँ से AE निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे AE² इक्वल टू AD² माइनस AE²। तो ये हो जाएगा आपका √110/3 का स्क्वायर माइनस √23/2 का स्क्वायर। तो ये पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो AE है ये मिल जाएगा √13/18। अब देखो AE तो निकल गया √13/18। अब हमें जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ E निकालना है, यानी ये जो E है इसके हमको कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं E जो है वो AE जो मीडियन है इसको λ⁴ में डिवाइड कर रहा है। हम ये देके चलते हैं, लेट यहाँ पे हम देके चलते हैं, लेट E डिवाइड्स AF in the ratio of λ⁴ इंटरनली। तो क्या हो जाएगा, E के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, E के हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसको वेक्टर फॉर्म नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 3/2 λ + 1/λ+1। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 3λ/2 + 1/λ+1। यहाँ हो जाएगा 2λ + 2/λ+1 और यहाँ हो जाएगा -3/2 λ + 1/λ+1। इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा E 3λ + 2/2/λ+1। ये हो जाएगा 2λ + 1/λ+1। ये हो जाएगा -3λ + 2/2/λ+1। अब देखें यहाँ पे, अब हमारे पास A के कोऑर्डिनेट दिए हैं, A और E का डिस्टेंस जो है ये आपके पास दिया हुआ है, ये हमने निकाल चुके हैं। AE का डिस्टेंस जो है वो √13/18 है। तो यहाँ से हम इसका डिस्टेंस निकाल दें तो AE का मतलब हो जाएगा AE इक्वल टू √13/18 और ये AE का लेंथ निकालना तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ E माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ये इक्वल टू √13/18। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ E माइनस A का पोजीशन वेक्टर क्या है, देखें यहाँ पे A के पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 to 1। तो इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, देखें
डाइट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ लैम्डा प्लस 1 माइनस 1। इसको हम लिखते हैं वेक्टर के फॉर्म में i प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 j प्लस माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 k। और इसका डिस्टेंस है ये, तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ लैम्डा प्लस 1 इंटू आई प्लस ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 इंटू जे हो जाएगा और प्लस हो जाएगा ये माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ लैम्डा प्लस 1 इंटू के। ये आ गया आपका। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन ये 2 कैंसिल हो गए, ट्वाइस ऑफ लैम्डा प्लस 1 आई प्लस यहाँ भी 2 कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा माइनस 5 लैम्डा अपॉन ट्वाइस ऑफ लैम्डा प्लस 1 के। ये इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें लेंथ 13/√13/18 दिया हुआ है। तो अब इसकी लेंथ निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मोड लगा दें भाई। तो मोड लगाएंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 25 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर। ये इक्वल टू रूट ऑफ 13/18। इसको सॉल्व करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएंगे दोनों सब से, तो ये जाएगा 26 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 13/18। तो ये कैंसिल आउट कर दें इसको हम, तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2, ये 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 9। यानी यहाँ हो जाएगा टोटल लैम्डा प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 9 लैम्डा स्क्वायर। यानी यहाँ पे लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा ये प्लस माइनस 3 लैम्डा। तो एक बार यहाँ प्लस ले लें, एक बार यहाँ माइनस ले लें। यदि यहाँ पे प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू आएगा 1/2 और माइनस लेंगे तो आएगा लैम्डा इक्वल टू माइनस 1/4। अब चूँकि यहाँ पे जो आपके पास है वो हमने यहाँ पे ई जो है वो ए और एफ को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो लैम्डा हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे यहाँ पे। तो इफ़ लैम्डा इक्वल टू 1/2 फॉर इंटरनल डिवीजन, तो आपके पास जो ई के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, हमारे पास ई के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ लैम्डा प्लस 1। यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये ई के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आई प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 जे और प्लस माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ लैम्डा प्लस 1 ये के। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं लैम्डा इक्वल टू 1/2 और लैम्डा इक्वल 1/2 यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे जो ई के कोऑर्डिनेट्स हैं ये हो जाएंगे, ये आएगा 7/6 आई प्लस 2j और प्लस 1/6 के। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ से 1/6 बाहर निकालें तो ये आएगा 7i प्लस 12j और प्लस के। तो ये जो होगा ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे किसके, ई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, मतलब ई के पोजीशन वेक्टर ऑफ ई।
तो ये आंसर होगा भाई। देखें ये आंसर कहाँ दिया हुआ है, ये आंसर दिया हुआ है 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 4 होगा। ये क्वेश्चन आईटी एडवांस का क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन मैंने दे दिया है, ये एडवांस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, इफ ए बी एंड एडजॉइंट ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट बी इनवर्स आर नॉन सिंगुलर matrices of same order, then the inverse of A adjoint A inverse plus adjoint B inverse का whole inverse and B is equal to, यहाँ पे दिया है ए बी एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स आर नॉन सिंगुलर, मतलब इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए है, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0, डिटरमिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल 0 और डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इनवर्स एडजॉइंट बी इनवर्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें निकालना है इनवर्स ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स, बी इस पूरे के इनवर्स निकालना है। तो देखें प्रॉपर्टी होती है भाई कि ए बी और सी का जो इनवर्स है ये इक्वल टू होता है सी इनवर्स, बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो ये प्रॉपर्टी को यहाँ हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ भी 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं, एक मैट्रिक्स ए है, ये पूरा एक मैट्रिक्स बी हो गया और एक मैट्रिक्स सी हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स इस पूरे का इनवर्स इनटू, और ये हो गया बी इनवर्स। सॉरी यहाँ पे इन्वर्स दिया हुआ है, देखें ये इन्वर्स है, ये हम मिस कर गए हैं, ये यहाँ पे ये इन्वर्स है। तो देखें यहाँ पे ये यहाँ पे इन्वर्स है ये। तो ए इन्वर्स का जो इन्वर्स है ये इक्वल टू वापस ए हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स का इनवर्स, उसका भी इनवर्स इक्वल टू ये हो जाएगा, और फिर बी इनवर्स यहाँ हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा ये ए इनवर्स हो जाएगा। अब देखें ये बन गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ, इसको हम क्या कर दें, इसको हम सेपरेट कर दें। अब यदि हम इसको सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इनटू ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। अब देखें यहाँ फिर से हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई एन, और ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब ये होता है ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब यदि यहाँ पे हम ए इक्वल टू ए इनवर्स पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, यदि हम ए के प्लेस में ए इनवर्स पुट कर रहे हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ये इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स और ये हो जाएगा आई एन। आई एन का मतलब यहाँ पे हम डिटरमिनेंट लेंगे तो उसका आई ही मिलेगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी ये, तो देखें ये प्लेस में ये पूरे का आउटपुट देखते हैं इसका, और हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये बन जाएगा बी इनवर्स और ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स और ये आई एन प्लस यहाँ हो जाएगा बी इनवर्स और ये आई एन और ये होगा ए इनवर्स। और इसको हम फिर क्या ले सकते हैं, ये हो जाएगा बी इनवर्स आई एन अपॉन, इसको ले सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस ये हो जाएगा आई एन और ए इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब यहाँ देखें ए इनवर्स इंटू आई एन इक्वल टू ए इनवर्स होता है, तो ये बन जाएगा, ये हो जाएगा बी इनवर्स अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस ए इनवर्स अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब देखें ए इनवर्स क्या होता है, यहाँ पे ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन
डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे ये अप्लाई कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस ए इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। और यदि यहाँ से हम डिनोमिनेटर से 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी कॉमन ले लें तो यहाँ बनेगा एडजॉइंट ऑफ बी प्लस एडजॉइंट ऑफ ए। और देखिए यही आपका आंसर होगा। ये दिया हुआ है 1 अपॉन, अब इसको हम डिटरमिनेंट ऑफ ए बी कंबाइंड फॉर्म ले सकते हैं तो हो जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ बी। और ये आपका ऑप्शन थर्ड है। तो ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लैम्डा माइनस 1x प्लस लैम्डा माइनस 4y प्लस लैम्डा z इक्वल टू 5, लैम्डा x प्लस लैम्डा माइनस 1y प्लस लैम्डा माइनस 4z इक्वल टू 7 और लैम्डा प्लस 1x प्लस लैम्डा प्लस 2y माइनस लैम्डा प्लस 2z इक्वल 9 हैज़ इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन देन लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हमको निकालना है लैम्डा की वैल्यू जब बोल रहा है इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो हमें मालूम है फॉर इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन यहाँ पे ये होता है डेल इक्वल टू डेल एक्स इक्वल टू डेल वाई इक्वल टू डेल जेड इक्वल टू 0। यानी हमको डिटरमिनेंट कोफिशिएंट डिटरमिनेंट ले करके उसको हमको 0 करना पड़ेगा तब वो लैम्डा वैल्यू निकलेगी। लैम्डा एक्स का मतलब होता है जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स रिप्लेस करेंगे। डेल वाई का मतलब है कि जो कोफिशिएंट ऑफ वाई को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट टर्म से। और डेल जेड का मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ जेड को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट टर्म से। तो देखें यहाँ पे कोई भी हम 1 या 2 को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम डेल लेके चलते हैं। तो डेल इक्वल टू हो जाएगा, डिटरमिनेंट बना लें पहले। तो ये हो जाएगा यहाँ पे लैम्डा माइनस 1 लैम्डा, ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 1, ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 4 फिर लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा प्लस 2। यहाँ हो जाएगा लैम्डा माइनस 4 और माइनस लैम्डा प्लस 2। तो ये इक्वल टू हम 0 करके इसको हम सॉल्व कर लें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा माइनस, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लैम्डा माइनस 3 और 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 3 और लैम्डा इक्वल मिल जाएगा -1/2। तो एक तो लैम्डा यहाँ मिल गई। अब एक आध और हम चाहे डेल एक्स चाहे डेल वाई या डेल जेड को सॉल्व कर लें तो हम सॉल्व करते हैं जेड एक्स को। जेड एक्स मतलब ये हुआ कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको रिप्लेस करते हैं हम कांस्टेंट टर्म से। तो कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है 5, 7, 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 7 और ये हो जाएगा 9। बाकी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम रहेगी, लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा प्लस 2। यहाँ पे लैम्डा माइनस 4 माइनस लैम्डा प्लस 2 ये इक्वल 0। इसको भी हम सॉल्व कर लें। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ 3 माइनस लैम्डा और 23 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। यानी यहाँ भी लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा 3 और लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 23/2 प्लस 23/2 23/2। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों में हम देख रहे हैं कि लैम्डा इक्वल टू 3 जो है यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। तो हम दोनों में कॉमन वैल्यू लेके चलते हैं जो सबको सेटिस्फाई करे। तो हम लेके चलते हैं कि लैम्डा इक्वल टू 3 है। तो लैम्डा इक्वल 3 है तो वैल्यू पुट कर दें। तो क्या वैल्यू पूछा है? ये लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा पूछा है। तो 3 स्क्वायर प्लस 3 यानी ये हो जाएगा 9 + 3 इक्वल टू 12। तो इसका जो आंसर है ये आंसर इसका 12 आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 12 मतलब 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 20,
1 die has 2 faces marked 1, 2 faces marked 2, 1 face marked 3 and 1 face marked 4. Another die has 1 face marked 1, 2 faces marked 2, 2 faces marked 3 and 1 face marked 4. The probability of getting the sum of the number is 4 or 5 when both the dice are thrown together. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। यानी देखें क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे पहले दिया हुआ फर्स्ट डाई, तो देखें यहाँ पे जो फर्स्ट डाई है, फर्स्ट डाई में क्या दिया हुआ है, इसमें टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो इसमें जो 2 फेसेस हैं, 2 फेसेस, इसमें मार्क्स क्या दिया हुआ है, 1 दिया है। और 2 फेसेस में जो मार्क है वो 2 दिया हुआ है। और 1 फेस में जो मार्क्स 3 दिया हुआ है। और 1 फेस में मार्क जो है वो 4 दिया हुआ है। मतलब टोटल 6 फेसेस होते हैं, उसमें 2 फेस में 1 1 है, 2 फेस में 2 2 है, 1 फेस में 3 है और 1 फेस में 4 है। मतलब यदि हम D1 को देखें तो D1 में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। यहाँ पे देखें 1 1 2 टाइम्स है, 2 2 2 टाइम्स है, 3 जो है वो 1 टाइम है और 4 जो है 1 टाइम है। ये फर्स्ट डाई है। अब सेकंड डाई के बारे में देखें। जो सेकंड डाई दिया है, सेकंड डाई में इसमें देखें हम सेकंड डाई में क्या बोल रहा है अब, अनदर डाई हैज़ 1 फेस मार्क्ड 1, यानी 1 फेस में मार्क दिया हुआ है 1। 2 फेसेस में जो मार्क दिया है वो 2 दिया है। और 2 फेसेस में मार्क दिया हुआ है 3 एंड 1 फेस मार्क्ड 4। और 1 फेस में मार्क दिया हुआ है 4। इसका मतलब यदि हम D2 को बोलें तो D2 में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं ये, यानी 1 फेस 1 है, 2 फेसेस में 2 है मतलब 2 2, फिर 2 फेसेस में 3 है मतलब 3 और 3, और 1 फेसेस में 4 है मतलब ये 4 है। अब बोल रहा है दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द नंबर टू बी 4 और 5 व्हेन बोथ डाइस आर थ्रोन टुगेदर। तो मान लेते हैं भाई ए को मान लेते हैं कि ए इक्वल टू, ये मान लेते हैं नंबर ऑन डाई 1, और बी को मान लेते हैं नंबर ऑन डाई 2। यानी ए जो है वो फर्स्ट डाई में नंबर ऑब्टेन हो रहा है और बी जो है वो सेकेंड डाई में नंबर ऑब्टेन हो रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है दी probability of getting sum of number फोर और 5। तो देखें ज़रा, अब यहाँ पे देखें हम 4 5, मतलब ये हुआ कि भाई ए और बी ये ऑब्टेन हो रहा है। तो क्या क्या बन सकते हैं यहाँ पे, 4 के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे हो सकता है ये 1 और 3 हो जाए, 3 और 1 हो जाए और 2 और 2 हो जाए। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया सम 4 के लिए। और 5 के लिए देखें तो ये हो जाएगा 2 3 हो जाए, 3 2 हो जाए, 4 1 हो जाए और 1 4 हो जाए। तो ये जो है वो इसके लिए हो गया, ये हो गया सम 5 के लिए। 1 3 का मतलब पहले डाई में 1 आ जाए, दूसरी डाई में 3 आ जाए। 3 1 का मतलब पहले डाई में 3 हो जाए, सेकंड डाई में 1 हो जाए। 2 2 का मतलब फर्स्ट डाई में 1 हो जाए, सेकंड डाई में 2 हो जाए। 2 3 फर्स्ट डाई में 2, सेकंड डाई 3, फर्स्ट डाई 2 3, सेकंड डाई 2
फर्स्ट डाई में 4, सेकेंड डाई में 1, फर्स्ट डाई में 1 और सेकेंड डाई में 4। अब यहाँ देखें कि अब यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी निकालें कि फर्स्ट डाई में टोटल यहाँ सैम्पल स्पेस कितना होगा इसका सैम्पल स्पेस हो जाएगा 6, यहाँ भी सैम्पल स्पेस हो जाएगा 6। अब तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2 फेसेस में 1 आ रहा है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ये हो जाएगी 2/6, 1 सेकेंड डाई में 1 आने की, फर्स्ट डाई में 1 आने की। फर्स्ट डाई में 2 आने के लिए इसकी प्रोबेबिलिटी भी ये कितने फेसेस हो रहे हैं, ये देख रहे हैं आपके पास, ये भी 2 फेसेस में है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 2/6 होगी। फर्स्ट डाई में 3 आने के लिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6, और 4 भी एक ही फेस में आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी 1/6। बिल्कुल सिमिलर सेकेंड डाई में एक ही फेस में 1 आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 1/6। 2 फेस में 2 आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6। 2 फेस में 3 आ रहा है प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6, और 1 फेस में 4 आ रहा है प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। तो ये प्रोबेबिलिटी यहाँ ले लें, तो 1 और 3 बोल रहा है, मतलब 1 आने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट डाई में कितनी है, ये यहाँ पे हो जाएगी 2/6। सेकंड हो जाएगी ये यहाँ पे हो जाएगा, सेकंड में देखें 3, तो 3 कितने बार 2 में आ रहा है, मतलब हो जाएगा 2/6 हो जाएगा, इंटू 2/6 प्लस 3 1 है, तो 3 आने प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1/6 है, ये भी 1/6 है, प्लस 2 2, तो 2 आने प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 2/6 है, और यहाँ पे भी 2/6 है, प्लस इसका ले लें फर्स्ट डाई में 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फर्स्ट डाई में 2 आने की प्रोबेबिलिटी है 2/6, तो ये हो जाएगी 2/6 इंटू 2/6 प्लस 3 2 करेंगे तो इसकी 1/6 है, इसकी 2/6 है। फर्स्ट डाई में 4 आने की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 1/6, और 1 आने की प्रोबेबिलिटी सेकेंड डाई में दिया है 1/6। फर्स्ट डाई में 1 आने की प्रोबेबिलिटी है 2/6, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है इसकी 1/6। ये पूरे को हम ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा ये 2 2 4, 4 + 1 + 4 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 4 + 4 + 2 + 1 + 2/36, तो ये हो जाएगा 4 5 9 13 13, और ये 14 और 4 हो जाएगा 18, मतलब हो जाएगा ये 18/36, मतलब ये आएगा 1/2। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2, तो 20 का आंसर 1 होगा। ओके, थैंक यू।